तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज से रिलेटेड कुछ टर्म सब के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कल आप कई टर्म के बारे में पढ़े। सबसे पहले तो यह पढ़े कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों पीरियोडिकली वेरिएबल होता है, और जो पीरियोडिकली वैरी करते हैं उसी का नाम, अगर वोल्टेज पीरियोडिकली वैरी करेगा तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, करंट वैरी करेगा तो अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन यानी सोर्स रोटेटिंग कॉइल होता है। अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो वहां से जो करंट या वोल्टेज डेवलप होगा दैट इज अल्टरनेटिंग। और इस दोनों को साइन और कोसाइन फंक्शन में लिखा जाता है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज पीरियोडिक होता है, इसीलिए इसके पास 5 तरह के प्रॉपर्टी होते हैं मेनली। ऐसे कहिएगा तो ये छठा भी इसमें आता है, लेकिन मेनली 5। सबसे शुरू में आप पढ़े टाइम पीरियड, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, चौथा फेज, पांचवा इनिशियल फेज, छठा पीक वैल्यू, और ये सातवां कहिएगा तो फेज डिफरेंस। तो हम एक ऐसे करंट को पढ़ने आए हैं जिस करंट में टाइम पीरियड है, जो करंट का वैल्यू भी पीरियोडिक है और डायरेक्शन भी पीरियोडिक है। यह करंट टू एंड फ्रो के नोटेशन में फ्लो होते हैं। इस करंट का इक्वेशन जब हम लोग लिखे तो इक्वेशन से जुड़ी हुई कई सारी बातें थी जिसको पढ़ रहे थे। आज हम लोग को पढ़ना है फेज डिफरेंस। ये जो टर्म है डिफरेंस, यह हमेशा दो के बीच में कैलकुलेट होता है। आप किसी का भी डिफरेंस निकालिए, दो के बीच ही निकलता है। वेलोसिटी का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस, हीट का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस। दो टेम्परेचर रहेगा तभी डिफरेंस आप निकालिएगा। उसी तरह से फेज डिफरेंस तब निकलता है जब दो फेज आपके पास हो। और इस चैप्टर में वह दोनों यही है, एक है अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो फेज डिफरेंस दो में कैलकुलेट होता है और वह दोनों आपके सामने यही। अब चूंकि फेज डिफरेंस है, फेज का मतलब एंगल होता है, इसीलिए आप समझिए यह एंगल डिफरेंस है। तो हम लोग को यहाँ पर फाइनली एंगल का डिफरेंस निकालना है। लिखे हैं द डिफरेंसेस ऑफ फेज ऑफ टू फंक्शन इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस निकालने के लिए यह दो बातें अवश्य होना चाहिए। दोनों इक्वेशन पॉजिटिव में होना चाहिए, दोनों सेम फंक्शन में होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, करंट दिया हुआ है 3 sin 6t, वोल्टेज दिया हुआ है 10 sin 6t। करंट और वोल्टेज का इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमको फेज डिफरेंस चाहिए, तो ये दोनों पहले चेक कर लेना है आपको। दोनों इक्वेशन प्लस में है तो है, दोनों इक्वेशन सेम फंक्शन में है। सेम फंक्शन का मतलब दोनों साइन में रहना चाहिए या दोनों कॉस में रहना चाहिए। दोनों साइन में भी है। अगर यह दोनों फॉलो हो गया तब फेज डिफरेंस फाई बराबर एक के एंगल में से दूसरे का एंगल घटा देना है, और यहीं पर फेज डिफरेंस आपका 0 आ गया। जब दो इक्वेशन के बीच में एंगल का डिफरेंस 0 हो जाए तो इसका मतलब यह दोनों एक ही फेज में है। यह दोनों साथ साथ आगे बढ़ेगा, साथ साथ पीछे आएगा, साथ साथ बढ़ेगा, साथ साथ घटेगा। सेम फेज का मतलब यही है। t बराबर 0 पर अगर करंट 0 है तो वोल्टेज भी 0 होगा। t बराबर 1 पर अगर करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ मिनिमम, साथ साथ 0 होगा। दैट रिप्रेजेंट सेम फेज। यहीं पर लिखेंगे बोथ I यानी करंट एंड E यानी वोल्टेज आर इन सेम फेज।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, करंट दिया हुआ है 3 sin 4t और वोल्टेज दिया हुआ है E बराबर -3 sin -10 sin 4t, ऐसा दिया हुआ है। अब हम लोगों को फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए तो यहां पर आना है, पहले दोनों को देखना है प्लस है कि नहीं। अभी आप देख रहे हैं नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर दोनों प्लस में नहीं होंगे तो आपको बनाना पड़ता है। अब बनाने के लिए मैथमेटिक्स का फेमस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। फेमस हम इसलिए कहे हैं कि वह एक ऐसा मैथ का पार्ट है जो मैथ के बाकी सभी पार्ट में यूज होता है, कोऑर्डिनेट में यूज होगा, कैलकुलस में होगा, इसलिए हम फेमस कहे हैं कि माइनस हटाना है तो आपको ट्रिगो यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ दोनों सेम फंक्शन में रहना चाहिए, यानी ऊपर साइन है तो नीचे भी साइने रहे, सिर्फ माइनस आपको हटाना है। आप बताइए, हम माइनस हटाना चाहते हैं, क्या लिखना होगा? 10 sin 4t ऐसे कह रहे हैं। ये काम नहीं करना है, यहाँ एंगल कैलकुलेशन नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग फेज कैलकुलेशन कर रहे हैं। ई नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे? देखिए आप यह कहें पाई -4t, यह भी गलत है। यह सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है, इसको सोल्व करिएगा तो माइनस नहीं आएगा, यानी यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। देखिए है तो छोटा ही चीज, लेकिन देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको परेशान कर देता है। ऐसी चीज सबको बढ़ा के क्यों रखते हैं? ये सबको अपने पैर के नीचे रखिए। ये सब मामूली सा चीज है, ये सब आपको परेशान कर दे, ये मतलब आपके पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। ऐसा छोटा चीज आके आपको परेशान कर देगा। है छोटा ही चीज, लेकिन देखते हैं काम कितना बड़ा है। बदल दिए, कन्वर्सन कर दिए, दोनों प्लस में हो गया है, अब दोनों साइन में भी है। फेज डिफरेंस निकाल दीजिए, यहीं से फेज डिफरेंस फाई बराबर जो बड़ा फेज होगा उसमें से छोटा को घटा देना है। बड़ा फेज पाई प्लस 4t माइनस 4t लिख दिए। अब इसको घटाएंगे, फेज डिफरेंस क्या आएगा? पाई। आप सब क्लास में है, इसका फीलिंग हमको होने दीजिएगा। ऐसा लगता है कि आप लोग क्लास में नहीं है। हाँ, तो ये पाई आ गया, पाई तो आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए, करंट और वोल्टेज दोनों अपोजिट फेज में है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, दोनों उल्टा डायरेक्शन में चलेगा। अपोजिट फेज का मतलब यह है। दूसरी बात, करंट और वोल्टेज दोनों को ध्यान से देखिए, देखिए और बताइए फेज किसका ज्यादा है, करंट का कि वोल्टेज का? वोल्टेज का फेज ज्यादा है। जिसका फेज ज्यादा होता है उसको ऐसे लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं, E leads to I by पाई, या फिर I lags behind E by पाई। ये जो हम दो स्टेटमेंट लिखे हैं इसको समझिए। जिसका फेज ज्यादा होगा हम लोग उसको कहते हैं कि यह करंट से आगे है, या फिर उल्टा करंट वोल्टेज से पीछे है। इसको यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, या यहाँ का यह एक टर्म है, यह भाषा है, इस भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, करंट का इक्वेशन दिया है 4 sin, यहाँ पर लिखा हुआ है 60, और EMF दिया है 3 cos 60। हमको चाहिए फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालने के लिए यह दोनों फॉलो करना है, दोनों पॉजिटिव है तो है,
सेम फंक्शन में है तो नहीं है, तो करना पड़ेगा। आप साइन को कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन में बदल दीजिए, ये आपके ऊपर है, ये आप पर डिपेंड करता है। हम साइने को कॉस में बदलने जा रहे हैं, ठीक है। तो करंट को देखिए, यही करंट को हम फिर से लिख रहे हैं, आई बराबर, साइन हटाना है हमको, कॉस लाना है, क्या लिखेंगे, 4 साइन, कॉस न लाना है, 4 कॉस π/2 -60, यही लिखिएगा। अब फेज डिफरेंस निकाल लीजिए। इससे फेज डिफरेंस आप निकालेंगे, दोनों कॉस में तो आ गया है, इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, एक रिजल्ट हम लोग को नहीं मिल रहा। फेज डिफरेंस निकाल करके देखिए, एक खास रिजल्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है, जिससे यह पता चले कि दोनों के बीच एंगल डिफरेंस कितना है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस के वैल्यू में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, मैथ में पढ़े भी होइएगा, कि पहली बार सुन रहे हैं? हाँ लग रहा है पहली बार सुन रहे हैं। साइन और कॉस में 90 डिग्री का अंतर चलता है, सो पता है कि पहली बार है, पता चला है, पता है। साइन थीटा 0 डिग्री पर 0 होता है, लेकिन कॉस थीटा 1 होता है। 1 होने के लिए साइन को कहां जाना पड़ता है, 90 डिग्री पर, दिस इज द डिफरेंस। लेकिन यहां पर जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम लोग को 90 डिग्री नहीं आ रहा, इसीलिए ट्रिगो का कुछ दूसरा रिलेशन हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं। जब यह दोनों सेम है तब हम लोग को एंगल में आंसर आना चाहिए, ठीक है। निकालते हैं, इस ईएमएफ को बदल दीजिए, ई बराबर 3 साइन 6t प्लस पाई, ऐसा लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, वो भी प्लस कॉस थीटा होता है। इसको सोल्व करिएगा तो फिर यही आ गया। अब फेज डिफरेंस निकालिए, फेज डिफरेंस पाई बराबर आप निकालेंगे तो यह आएगा π/2। और ये जो आप लिखे हैं इसमें देखिए, ईएमएफ का फेज करंट के फेज से 90 डिग्री ज्यादा है, यहीं पर लिखते हैं ई लीड्स टू आई बाई π/2। तो करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
फेज फेज डिफरेंस पढ़ने के बाद अब पढ़ने आ गए हैं फेजर डायग्राम। नाम है फेजर डायग्राम। फेज टर्म से ही बना है, स्वाभाविक रूप से यह डायग्राम भी फेज से रिलेटेड बात ही बताता है। क्या बताता है इसी को अब सीखना है। देखिए, फेजर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें करंट और वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है अलोंग विथ देयर फेज डिफरेंस। एक ऐसा डायग्राम जिसमें करंट और वोल्टेज को वेक्टर में दिखाएंगे फेज डिफरेंस के साथ, वही डायग्राम का नाम फेजर डायग्राम है। ऐसे करंट और वोल्टेज दोनों स्केलर होता है, लेकिन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर वेक्टर से आप करेंगे तो यह है फेजर डायग्राम। कैसे रिप्रेजेंट होगा इसी को अब सीखना है। ठीक है, सीखने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम सबको बारी बारी से आपको बताते हैं। फेजर डायग्राम बनाने के लिए करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस पता रहना चाहिए। करंट दिया हुआ है, सब लोग यहां देखिए, I0 साइन ओमेगा टी। EMF भी दिया हुआ है, E0 साइन ओमेगा टी। करंट और वोल्टेज का इक्वेशन आपके पास है, देख रहे हैं। आप ही बताइए, फेज डिफरेंस निकालेंगे। फेज डिफरेंस फाई बराबर क्या आएगा? 0। कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अभी दोनों को वेक्टर बना दी। बिल्कुल वह दो वेक्टर बनाइए जिसके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। कि करंट और वोल्टेज के लिए आप दो वेक्टर बनाइए, ऐसे बनाइए कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो। नीचे बना देते हैं। अगर आप करंट इधर बनाए हैं तो वोल्टेज भी इधर बनाना होगा, क्योंकि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तब ये 0 डिग्री बनता है। आप दूसरा डायरेक्शन भी ले सकते हैं, जैसे आप में से कोई करंट इधर बनाए तो वोल्टेज भी इधर बनाएंगे, यह भी फेजर डायग्राम है। या ऐसे करंट इधर बनाए तो वोल्टेज भी इधर बनाए, यह है आपका फेजर डायग्राम। करंट और वोल्टेज को तीर के निशान से दिखाया जाएगा अलोंग विद देयर एंगल या फेज डिफरेंस। ये पहला फिगर था, हम लोग समझ गए। अब दूसरा फिगर में आइए। पहला फिगर बेसिक होता है, दूसरा फिगर उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब थोड़ा सा हाई होता है, तीसरा फिगर उससे भी हाई, और हाई का तो कोई सीमा है नहीं। ठीक है, अब आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं? आप में से जो भी सवाल का सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा फेजर डायग्राम सब उसमें दिया हुआ है। पढ़ने के बाद देखिएगा, ये नहीं कि आगे जाके देखने लगिएगा। एसी चैप्टर खत्म हो जाएगा तब देखिएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल। करंट दिया हुआ है, ऐसे देख लीजिए, I0 साइन ओमेगा टी। अब वोल्टेज दिया है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस π/3, ऐसा दिया हुआ है। फेज डिफरेंस तो पता चल ही रहा है कितना है, कितना है फेज डिफरेंस π/3। अब दोनों को वेक्टर में बनाना है। ठीक है, आप किसको पहले बनाना चाहते हैं ये डिसाइड आप कर लीजिए। फेजर डायग्राम हमको आपको बनाना है, कोई यहां बताने नहीं आ रहा। आप ये दोनों में से एक का बना लीजिए। हमारी बात मानिएगा तो हम लोग एक काम करते हैं, इस चैप्टर में आगे से जब तक ये चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग करंट को पहले बनाएंगे और हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ बनाएंगे। एक सर्टेन नोटेशन लेकर के हम लोग पढ़ाई करते हैं ताकि एक निश्चित डायरेक्शन में हम लोग काम कर सके, और सभी किताब में भी ऐसे ही बनाया गया है। लेकिन बना आप कैसे भी सकते हैं। एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए हम लोग करंट का डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस लेंगे और पहले करंटे को बनाएंगे। दोनों बात कर रहे हैं, पहले करंट का डायग्राम बनाना है
और यक्से के तरफ बनाना है, ये फिक्स कर लीजिए। देखिए हम करंट का बनाने जा रहे हैं, यह है करंट वेक्टर। अब बनाना है वोल्टेज। ठीक है, हम लोग को पता चल गया है कि करंट और वोल्टेज में 60 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, यहां पर देखिएगा तब न सीखिएगा। करंट और वोल्टेज में 60 डिग्री बना है, तो वोल्टेज वेक्टर आप इधर भी खींच सकते हैं 60 डिग्री पर, और वोल्टेज वेक्टर आप इधर भी खींच सकते हैं 60 डिग्री पर। ये दूसरा है, ये पहला है। हम लोग खींचेंगे कौन वेक्टर, यही यहां सीखना है। अगर फेज ज्यादा है तो करंट के ऊपर खींचना है, फेज कम है तो करंट के नीचे खींचना है। आप करंट और वोल्टेज को देखिए और बताइए फेज किसका ज्यादा है, वोल्टेज का। यानी वोल्टेज करंट से 60 डिग्री आगे है। करंट बना लिए, उसके बाद वोल्टेज को बनाएंगे, यानी यह फिगर इसके लिए करेक्ट है। अब आप ही में से कोई, सर हम करंट को एक्स एक्सिस नहीं बनाएंगे, हम वोल्टेज को ही बनाएंगे। बनाइए। देखिए इसी फिगर का दूसरा पार्ट बता रहे हैं। अगर आप वोल्टेज को बनाते हैं एक्स एक्सिस के तरफ, तो वोल्टेज से करंट देख रहे हैं, इसका फेज 60 डिग्री कम है, तो अब करंट इधर बनाना पड़ेगा। दिस इज कंसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम। हम लोग इधर उधर में कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए आप करंट को हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रखिएगा। ये मेरा सलाह है, मानिएगा तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। लेकिन बन की कैसे भी सकता है। अब एक और फिगर आपके सामने लेकर के आए, तो एक और केस आपके सामने है। करंट कॉस थीटा में है, वोल्टेज साइन थीटा में है। दोनों को साइन में बदल लीजिए। देखिए हम करंट को साइन में बदल देते हैं। यहीं पर करंट बराबर हम लोग ऐसे लिखेंगे, आई नॉट साइन थीटा प्लस π/2 लिख दिए। अब पता चल रहा है यहाँ से कि करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। आई का वैल्यू π/2। आप पहले करंट को बना लीजिए वेक्टर में, यह है करंट वेक्टर। अब वोल्टेज बनाएंगे, वोल्टेज बनाएंगे 90 डिग्री पर। अब 90 डिग्री पर नीचे बनाएंगे कि ऊपर बनाएंगे, आप लोग देख के बताइए। वोल्टेज बनाना है, नीचे बनाएंगे कि ऊपर? ऊपर क्यों नहीं? करंट ज्यादा नहीं है, करंट का फेज ज्यादा है। तो फेज करंट का ज्यादा है, वोल्टेज का कम है, तो वोल्टेज इसके पीछे रहेगा। दिस इज वोल्टेज। और यह जो डायग्राम बना है इसी का नाम है फेजर डायग्राम। आई बराबर आई नॉट साइन थीटा ऐसा लिखा हुआ है। ई बराबर ई नॉट कॉस थीटा प्लस π/2 या π/3 या π/6।
इसका फेजर डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, ये होमवर्क हो गया। फाइंड फेज डिफरेंस एंड ड्रॉ फेजर डायग्राम। तो एसी करंट से जुड़े हुए जो टर्म सब थे छोटे छोटे, सबका पढ़ाई कर लिए, और एक बड़ा पार्ट पढ़े, डेट इज फेजर डायग्राम। पढ़ते समय तो कुछ भारी नहीं लगता है, बाद में वही सब बड़ा हो जाता है। अब एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए। इस क्वेश्चन में अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और क्वेश्चन इस सब का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशन पढ़े हैं ना, उसको लिख लीजिए। हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ एसी पढ़े हैं आधी। आई बराबर क्या पढ़ते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन का इससे कंपेयर कर दो बाय कंपेयरिंग आप कंपेयर कीजिएगा ना, तो पीक वैल्यू आई नॉट के जगह पर क्या लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है, आई नॉट हो गया 50 एम्पियर। ओमेगा के जगह पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 100 पाई। ये दोनों बात पता चल गया। अब जो जो पूछा है वो सब निकाल दीजिए। पहला में देखिए पूछा है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू हम लोग जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट को कहते हैं, और यही है 50 एम्पियर। दूसरा में देखिए क्या पूछा है पीरियड, तो टी बराबर पढ़ते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। वैल्यू पुट करिए, 2 पाई ओमेगा का वैल्यू है 100 पाई, और यहीं से आ गया 1/50 सेकेंड। तीसरा नंबर में देखिए पूछा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, दैट इज 1/1/50।
इक्वल्स 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड आप यह निकाल लिए थे, यहां रख दिए हैं, आ गया। चौथा नंबर में देखिए पूछ रहा है फेज का वैल्यू इतना टाइम पर क्या होगा, फेज। चौथा नंबर में फेज पूछ रहा है। आप देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, देख करके बताइए फेज कितना है। 100 पाई, 100 पाई टी पूरा होता है फेज, और टाइम का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, रख देना है। यहीं से देखिए एट टी बराबर 1/600 सेकेंड, तो फेज आपका हो जाएगा 100 पाई, और टाइम रख दीजिए 1/600। सोल्व कीजिएगा, यह आ गया π/6, दैट इज 30 डिग्री। तो 1/600 सेकेंड पर फेज का वैल्यू यह है। नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है करंट का वैल्यू इतना टाइम पर क्या होगा, तो करंट तो इस पूरे इक्वेशन से निकलेगा। 5 नंबर में देखिए करंट हम लोग को दिया है 50 sin 100 पाई टी, और टाइम दिया हुआ है एट टी बराबर 1/400 सेकेंड। करंट आई बराबर देखिए लिख रहे हैं 50 sin 100 पाई, और टाइम का वैल्यू आ गया 1/400, रख दीजिए। यहीं से करंट आ जाएगा आपका 50 sin, और इसको सोल्व करिए, कितना बचेगा π/4, और sin π/4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2। यहीं से यह आंसर आ गया 50/√2 एम्पियर। इस तरह से एसी करंट का इक्वेशन दिया रहेगा तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको लिख दीजिए, हम अगला क्वेश्चन अब लिखते हैं। तो एसी का एक सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए। अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कितना टाइम पर वोल्टेज का वैल्यू 100 वोल्ट हो जाएगा।
इक्वेशन भी जो है ना वोल्टेज का ही दिया है, यह इक्वेशन वोल्टेज का है। ईएमएफ बराबर 200 साइन 120 पाई टी, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में बताया है बाई क्वेश्चन ई का वैल्यू 100 वोल्ट होना चाहिए। वह टाइम पता कीजिए जिस टाइम पर ईएमएफ 100 वोल्ट हो जाएगा। तो ई का वैल्यू 100 दिया है क्वेश्चन में, पुट कर दी, यह ई हटेगा और इसके जगह पर आया 100, यहीं पर लिखिए 100 इक्वल्स 200 साइन 120 पाई टी, लिख दिया गया। इस 200 को इस पर ले आते हैं, तो लाइएगा तो क्या हो जाएगा 100/200, इधर आ गया साइन 120 पाई टी। अब क्या करते हैं, RHS को LHS में लिख लेते हैं, LHS को RHS, इसको इधर लिखिएगा तो यह हो गया 100 साइन 120 पाई टी बराबर 1/2। हम सब लोग जानते हैं ये जो लिखा हुआ है यह क्या है, फेज है। अब फेज को ही एंगल कहते हैं, यानी यह थीटा है। तो साइन थीटा बराबर 1/2 लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर 1/2 लिखा हुआ है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 125 थी। ऐसे हम रूल से ही लिख देते हैं, लेट 120 पाई टी बराबर है थीटा के। देन कई लोग डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं, ई 120 पाई टी को हटा के थीटा लिख रहे हैं, लिख दीजिए साइन थीटा बराबर हो गया 1/2, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री को पाई में लिखिएगा तो π/6। अब थीटा का जो वैल्यू माने थे ना वह रख दीजिए, 120 पाई टी इक्वल्स π/6। अब इसी को सोल्व करेंगे तो टी बराबर आ जाएगा 1/720 सेकेंड। यह उस टाइम का वैल्यू है जितना टाइम पर ईएमएफ 100 वोल्ट हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग पिछले 2 दिन में पढ़े हैं और बहुत सारी बातें अभी भी पढ़ना बाकी है। कल फेजर डायग्राम, फेज डिफरेंस और फेज से रिलेटेड बातें आपको बता रहे थे। उसके बाद करंट का इक्वेशन लिखने का तरीका सिखा रहे थे, साइन में कब लिखेंगे, कॉस में कब लिखेंगे, साइन और कॉस में क्या अंतर होता है, ये सभी बातें आपको बता रहे थे। आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि एसी करंट और एसी वोल्टेज दोनों को साइन और कोसाइन फंक्शन में लिखा जाता है, इसीलिए ग्राफ साइन या कॉस का बनता है। तो इसमें हम कुछ नया नहीं बता रहे हैं आपको, ये मैथमेटिकल इक्वेशन साइन और कोसाइन फंक्शन है, इसीलिए ग्राफ साइन और कॉस का बना है। पहला नंबर में करंट वोल्टेज साइन में है तो साइन कर्व बनाए हैं, दूसरा में कॉस में है तो कॉस का कर्व बनाए हैं, ये दोनों कॉस थीटा का ग्राफ है। और तीसरा में है तो साइन में, लेकिन यहाँ पर इनिशियल फेज दिया हुआ है। इनिशियल फेज जब दिया रहता है तो इसका मतलब ओरिजिन या जीरो से वैल्यू स्टार्ट नहीं हुआ है,
यह करंट t बराबर 0 पर 0 नहीं है। इनिशियल फेज देने का मतलब यही होता है, साइन फंक्शन में है और इनिशियल फेज है, t0 पर करंट 0 नहीं है, लेकिन है तो साइने फंक्शन, ग्राफ तो साइने का बनेगा, लेकिन बात यही है कि ओरिजिन से पास नहीं करेगा या ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि टाइम 0 रखने पर करंट 0 नहीं आएगा, करंट हो जाएगा I0 साइन फाई। तो यहां पर भी ग्राफ साइने का खींचेंगे, लेकिन ग्राफ शुरू होगा यहां से। तो ग्राफ ओरिजिन से नहीं शुरू हुआ, यहां पर देखिए ओरिजिन से शुरू हुआ है, क्योंकि t0 करने से करंट 0 हो रहा है, बस यही अंतर है वो दोनों में। ये तो कॉस का ग्राफ है। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना, यह ओमेगा टी, इसी का को हम लोग फेज कहते हैं, इसी को एंगल कहते हैं, यानी यह एंगल का एक्सिस है और यह करंट या वोल्टेज दोनों का एक्सिस है। 0 एंगल पर दोनों 0 है, 90 डिग्री पर दोनों मैक्सिमम हो जाएगा, 180 डिग्री पर दोनों 0 हो जाएगा, 2 पाई पर भी 0 हो जाएगा, अब बीच में 3 पाई बाई 2। नीचे वाले ग्राफ में हम टाइम के फंक्शन में इसको लिखना चाहते हैं। देखिए हम सबको पता है ओमेगा टी बराबर होता है थीटा के, ऐसा हम लोग जानते हैं, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। इलेवेंथ क्लास के फिजिक्स का पार्ट जब आता है तो टीचर स्टूडेंट सब लोग को परेशानी होता है, क्योंकि आजकल आप लोग ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए ये सब परेशानी होता है। ये जो हम बता रहे हैं ये क्लास 11 से पढ़े जाते हैं। अभी एसी जनरेटर पढ़ रहे थे, वहाँ भी बताए थे। जब आप करंट चैप्टर पढ़ रहे थे, सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के कारण कितना करंट फ्लो होगा, वहाँ भी ऐसा लिखते थे। अब इमोशनल ईएमएफ में कॉइल रोटेट कर रहा था, वहाँ भी लिख रहे थे। बराबर यूज होता है, साइक्लोट्रॉन में भी यूज हो रहा था, सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज हो रहा था। 12 क्लास में तो इतना बार आया। तो हम यह रहे हैं कि ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी होता है, इसको यहाँ पर रख दिया गया। यहाँ से छोटा टी आप निकालिएगा तो यह बराबर होगा थीटा टी बाई 2 पाई। अगर टी निकाला जाए तो यही लिखेंगे। अब इसमें आ जाइए, अब जिस समय थीटा पाई बाई 2 है उसी समय टाइम कितना है, उस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ये थीटा का वैल्यू वहां रख दीजिए, पाई बाई 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, कि थीटा के जगह पर पाई बाई 2 आपको रखना है, तो पाई से पाई कट जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा, टी बाई 4। देखिए ग्राफ दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है, एक्सिस का अंतर है। यहां पर यह एंगल एक्सिस है जिसको फेज कहते हैं, लेकिन यहां पर हमने टाइम एक्सिस लिया है, तो इस फेज को टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां पर आपको टाइम अब लिखना है, तो इस जगह पर एंगल कितना होता है, पाई, वहां रख दीजिए, टाइम आएगा टी बाई 2, यहां पर भी रखिएगा 3 टी बाई 4, और यहां पर रखेंगे 1 टी। तो दोनों ग्राफ एक ही है, एक्सिस बदल करके यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें भी ऐसा ही है, 0 पाई बाई 2, यहां पर पाई, यहां पर 3 पाई बाई 2, और यहां पर 2 पाई। टाइम में लिखिएगा तो यहां भी वैसे ही। ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ग्राफ में कैसे दिखाते हैं ये हम आपको बताए हैं। साइन कर्व रहेगा तो साइन में कॉस इक्वेशन रहेगा तो कोसाइन कर्व, इनिशियल फेज वाला रहेगा तो इस तरह से।
कल आपको एक जानकारी हमने दिया था, उसको फिर से आज याद करते हैं। यह देखिए, यह करंट एक्सिस है। यहां पर करंट का वैल्यू 0 है, I बराबर 0। यहां पर I का वैल्यू मैक्सिमम है I0। यहां पर I का वैल्यू मिनिमम है -I0। कल आपको बता रहे थे कुछ बातें। एसी करंट का वैल्यू कहीं से भी स्टार्ट करे, हम लोग साइन थीटा में ही इक्वेशन लिखेंगे। और फेज का वैल्यू हम लोग कैसे कंसीडरेशन करेंगे ये भी बताए थे। यहां से आगे बढ़ेंगे, π/2 लेना है। 0 से मैक्सिमम जाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनता है। 0 से मैक्सिमम जाएंगे, 90 डिग्री का फेज होता है, ये बताए थे आपको। मैक्सिमम से 0 आइएगा तो फिर 90 डिग्री होगा। 0 से माइनस में मैक्सिमम जाइएगा, फिर 90 डिग्री होगा। फिर वापस लौट के जाएंगे, 90 डिग्री होगा। तो करंट यहां से शुरू हुआ, ऊपर गया, फिर लौट के नीचे आया, फिर यहां पहुंच गया। टोटल एंगल 360 डिग्री बनता है। और इसी 360 डिग्री को एक पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे हो कि सर अगर 0 से शुरू हुआ, इतना ही गया है, तब मैक्सिमम नहीं गया है, तो स्वाभाविक रूप से 90 डिग्री से कम होगा। और ऐसे ही केस में तो हम लोग यह सिंबल लिखते हैं फाई। इसी केस का यह इक्वेशन एग्जाम्पल है। ये जो दोनों इक्वेशन लिखे हैं वह वही बताता है कि न करंट 0 पर है, न मैक्सिमम पर है, बीच में कहीं है। ऐसे केस को अननोन एंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो 3 पोजीशन है, इस तीनों का नोन वैल्यू होता है। ठीक है, ये बातें कल आपको बता रहे थे, आज भी हम वही बातें फिर से बताए हैं। अब इसमें नया क्या है उसको अब देखिए। ये सब जानते हैं, हमको 1-2 दिन समय लग रहा है एक्स्ट्रा, सिंपल हार्मोनिक्स चैप्टर के कारण ये सब बताना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 11 में अच्छा से पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए ये सब परेशानी होती है। और एसी चैप्टर में SHM का प्रिंसिपल यूज होता है। देखिए, 1 पीरियड का मतलब होता है 1 रिवॉल्यूशन। एक पीरियड, एक चक्कर लगता है उसको कहते हैं। और एक चक्कर दुनिया में कोई भी पीरियोडिक मोशन लगाएगा तो 360 डिग्री एंगल बनता है। तो 1 पीरियड टाइम के टर्म में लिखिएगा तो t, एंगल के टर्म में लिखिएगा तो 2 पाई रेडियन। 1 पीरियड इक्वल्स 2 पाई रेडियन। ऐसे भी आप पढ़ते होइएगा, साइन और कॉस का वैल्यू हर 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है। तो साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। तो 1 पीरियड रिप्रेजेंट्स 2 पाई, यानी 2 पाई एंगल में एक पीरियड होता है। 2 पाई एंगल में एक पीरियड होते हैं, तो एक एंगल में कितना हो जाएगा, t/2 पाई। तो π/2 एंगल में कितना हो जाएगा, यहीं से हम लोग लिखेंगे t/2 पाई इंटू π/2। और यहां से सोल्व कीजिएगा तो यह आएगा t/4। ये हम जो बताए हैं, ये क्या बताना चाहते हैं इसको आप समझिए। अभी आप कह रहे थे कि यह करंट एक्सिस है, यहां पर करंट 0 है, यहां पर करंट मैक्सिमम है I0, यहां पर करंट निगेटिव में मैक्सिमम है। निगेटिव कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अभी अभी आप पढ़े, यहां से यहां जाएंगे तो कितना फेज होता है, 0 से मैक्सिमम जाने पर कितना, π/2। यही π/2 के में टाइम कितना होगा, दैट इज t/4। एसी करंट को 0 से मैक्सिमम होने में टाइम लगता है t/4। यानी फेज की बातें अब टाइम के टर्म में पढ़ने आ गए हैं आप।
तो टाइम के टर्म में लिखिएगा तो यह टाइम होता है T/4। मैक्सिमम से 0 होने में भी लगेगा T/4, 0 से अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होने में लगेगा T/4, क्योंकि हर पीरियड तो π/2 है और हर π/2 का मीनिंग है टाइम पीरियड बाई 4। रिवर्स भी वापस लौट के आएगा T/4। हम तो यही सोच के बता रहे हैं कि आप सबको यह समझ में आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग को नहीं भी समझ में आता होगा। हालांकि समझाने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। हम क्लास 11 की बातें भी यहाँ ला रहे हैं बार बार कि आपको सब चीज समझ में आए। ये है टाइम पीरियड का कंसेप्ट। एसएचएम में भी टाइम पीरियड हम लोग ऐसे ही लेते थे। एसएचएम में आपको याद होगा, जहां पर 0 होता है उसे मीन पोजीशन कहते हैं और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन होता है। मीन से एक्सट्रीम जाने में T/4 टाइम लगता है, यहां भी वही हो रहा है। ये जो लिखे हैं आप, यह दिस इज कंसेप्ट ऑफ टाइम पीरियड। एक पीरियड यही है। ये सब हम क्यों बता रहे थे, अब उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे आपको पढ़ाना है मुझे आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू। ये सब जानने के लिए आपको टाइम का कंसेप्ट, फेज का कंसेप्ट होना चाहिए। अब देखिए कैसा टर्म हम लेकर के आए हैं, हाफ साइकिल एंड होल साइकिल। अभी साइकिल क्या है? यह साइकिल वह साइकिल नहीं है जिसके बारे में अभी आप सोच रहे होइएगा। यह साइकिल पीरियोडिक कर्व है। साइकिल का मतलब यहाँ क्लोज लूप होता है। साइकिल का मतलब जहां से शुरू हुआ था वैल्यू रिपीट होके वहीं आ गया है। एसी करंट में साइकिल होता है और वो भी दो प्रकार का, एक हाफ साइकिल, दूसरा होल साइकिल या वन साइकिल ऐसे कहते हैं। ये क्या होता है इसी को अब समझना है। समझाने से पहले ही हम आपको यह बता देते हैं, होल साइकिल जो टर्म है इसका मतलब होता है वन पीरियड। एक टाइम पीरियड को ही होल साइकिल कहा जाता है। ठीक है। हाफ साइकिल जो आप लिखे हैं इसका भी मतलब वही है, हाफ पीरियड। आप हम पहले ही दिन पढ़े कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जिसमें टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होते हैं, फेज होते हैं। एसी करंट का पूरा एक टाइम पीरियड आप लेंगे तो इसे होल साइकिल कहेंगे। आधा टाइम पीरियड लीजिएगा तो उसे हाफ साइकिल कहते हैं। तो हाफ साइकिल, हाफ पीरियड को होल साइकिल पूरे पीरियड को कहते हैं। अब इसको एक फिगर के द्वारा आपको समझाते हैं। लेट करंट I बराबर लिखा हुआ है 10 sin ओमेगा टी, ऐसा लिखा हुआ है। ये जो करंट अभी आप लिखे हैं इसको ग्राफ में यहां बना दें। यह करंट एक्सिस है और यह टाइम एक्सिस है। साइन में इक्वेशन है तो साइन ग्राफ भी साइन में बन गया है। अब क्या करते हैं, सबका वैल्यू यहां पर लिखते हैं। सबका वैल्यू लिखने का मतलब टाइम का वैल्यू। यहां पर देखिए टाइम 0, यहां पर टाइम लिखिएगा T/2, यहां पर टाइम लिखेंगे T।
0 से t एक पीरियड है, इसी एक पीरियड का नाम 1 साइकिल रखा गया। ये जो देख रहे हैं 0 से t टाइम तक को होल साइकिल कहते हैं या 1 साइकिल कहते हैं। होल साइकिल या इसी का नाम है 1 साइकिल। अब देखिए नेक्स्ट, ये ग्राफ हम लोग को बता रहा है 0 से t/2 टाइम में, यह 0 यह t/2, तो 0 से t/2 का मतलब हाफ पीरियड हुआ, t/2 से t भी हाफ पीरियड हुआ। 0 से t एक पीरियड है और 0 से t/2 हाफ पीरियड, t/2 से t भी हाफ पीरियड। 0 से t/2 वाले हाफ पीरियड में करंट का वैल्यू हर समय प्लस में है। 0 से t/2 टाइम के बीच में एसी करंट का वैल्यू हर समय प्लसे में है। t/2 से t के बीच में करंट का वैल्यू हर समय माइनस में है। करंट प्लस माइनस में यहां होगा, इसका मतलब आप समझते हैं, डायरेक्शन अपोज, इधर जाने वाला करंट प्लस तो उधर से आने वाला करंट माइनस, यहां डायरेक्शन के कारण प्लस माइनस है। खैर हम बताना यह चाहते हैं कि एसी करंट के होल साइकिल में जो एक पीरियड होगा उसको आधा आधा में बांटिएगा तो 2 हाफ मिलेगा। एक हाफ ऐसा टाइम है जिसमें करंट सिर्फ प्लस में है और दूसरा हाफ ऐसा टाइम है जिसमें करंट सिर्फ माइनस में है। जिस हाफ पीरियड में करंट हमेशा प्लस में होता है, यह जो आप देख रहे हैं दिस इज हाफ पीरियड। अब पीरियड का ही नाम साइकिल है, दिस इज हाफ साइकिल। यहां से यहां जो देख रहे हैं यह भी हाफ पीरियड है, तो यह भी है हाफ साइकिल। इस हाफ साइकिल में प्लस में है करंट, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्लस हाफ साइकिल। दूसरे में आप देख रहे हैं कि करंट हर समय माइनस में है, तो इसका नाम रखा गया है माइनस हाफ साइकिल। अब सीधे सीधे अपना भाषा में हम लोग इसको समझ लेते हैं। एसी करंट कहता है कि हमारे पास टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड कहता है कि एक टाइम पीरियड का नाम एक साइकिल रखा गया है। और हम लोग जानते हैं कि एक अगर कोई है और उसको आधा आधा अगर करना है तो 2 पीस बनेगा, ये फर्स्ट हाफ दैट इज सेकेंड हाफ, दोनों मिलके 1 होगा। तो अगर 1 साइकिल एक पीरियड है तो आधा साइकिल आधा पीरियड होगा, और एक पीरियड में 2 आधा साइकिल बनेगा या आधा पीरियड होगा। यहां से यहां एक पीरियड है तो हाफ या और हाफ या, 2 तरह के हाफ साइकिल होते हैं एक पीरियड में। एक हाफ साइकिल का नाम प्लस रखा गया है, दूसरे का माइनस रखा गया। यानी जानकारी यह है कि एसी करंट में 2 प्रकार के हाफ साइकिल होता है। एक हाफ साइकिल वह जिसमें हमेशा करंट पॉजिटिव होता है, और दूसरा हाफ साइकिल वह जिसमें करंट हमेशा नेगेटिव होता है। और यही दोनों हाफ साइकिल मिलता है तो 1 साइकिल बनता है। एसी करंट नेचर में कहीं भी होगा तो ऐसे ही होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। ये सब टर्म समझा देने के बाद अब सबका मीनिंग समझ लीजिए। प्लस हाफ साइकिल उस हाफ पीरियड को कहते हैं जिसमें एसी का वैल्यू हमेशा प्लस में है, बढ़ रहा है घट रहा है सही है लेकिन प्लसे में है। और निगेटिव हाफ साइकिल में करंट का वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगा। तो हाफ साइकिल, 1 साइकिल, प्लस साइकिल, माइनस साइकिल, हम उम्मीद करते हैं कि आप अब समझ गए हैं। इस इक्वेशन और ग्राफ के अनुसार हम लोग कहेंगे कि प्लस हाफ साइकिल 0 से t/2 टाइम तक है और माइनस हाफ साइकिल t/2 से t टाइम तक है।
यह है आपका हाफ साइकिल और यह भी है हाफ साइकिल। यह चैप्टर बाकी सबसे थोड़ा अलग है। ये पढ़िएगा तो आपको मन बहुत लगेगा भी और कभी कभी लगेगा कि क्या हो रहा है, इसमें क्या सब पढ़ना है। ओवरऑल यह चैप्टर सबसे अलग है और इसमें अलग काम करना है। स्टेटमेंट में तो कहीं डेफिनेशन लिखना ही नहीं है। पूरा चैप्टर मैथमेटिक्स से बात करता है। कहता है कि हमको पढ़ना भी है तो मैथमेटिक्स और पढ़ाना भी है तो मैथमेटिक्स। पूरा चैप्टर मैथमेटिक्स है। खैर अभी जो हम लोग सीखे हैं इसको यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देते हैं। वन साइकिल का मतलब होता है प्लस हाफ साइकिल प्लस माइनस हाफ साइकिल। वन साइकिल कंसिस्ट टू हाफ साइकिल। वन साइकिल का मतलब है टाइम 0 से टी। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है टाइम 0 से t/2। निगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है टाइम t/2 से लेकर t तक। तो साइकिल क्या है, हाफ साइकिल क्या है, फिगर में भी बताए हैं, यहाँ ऐसे टाइम के टर्म में भी बताए। हम सभी पिछले 3 दिनों से यह पढ़ रहे हैं कि एसी करंट पीरियोडिक करंट होता है। इसका वैल्यू स्थिर नहीं होता है। वैल्यू कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी जीरो भी होता है, माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। हमेशा वेरी करने वाला करंट है। कि ऐसे करंट का एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा और निकलेगा तो कितना आएगा, यही पढ़ने की शुरुआत अब करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ने आए हैं मीन वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू को ही एवरेज वैल्यू का भी नाम से जाना जाता है। अब मीन और एवरेज कहाँ निकाला जाता है सो आप जानते ही हैं। क्वांटिटी सब जगह है लेकिन अलग अलग। कभी करंट 2 है, कभी 5 है, कभी -2 है, कभी -3 है, कभी 0 है। ऐसे करंट का एवरेज वैल्यू हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, निकालने क्या जा रहे हैं, एवरेज वैल्यू किसका, करंट का। आप सबको हम आज याद दिलाना चाहते हैं जब करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास में पढ़ाई शुरू हुआ उस समय की बात है, यानी आज से 1.5-2 महीना पहले, जब करंट एकदम बिगिनिंग स्टेज में था, इनिशियल चैप्टर इनिशिएट कर रहे थे, उसी समय बताए थे फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन 2 तरीके से होता है। एक एवरेज करंट, दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट। आज उसकी जरूरत हम लोग को यहाँ पर है। आप किसका वैल्यू पढ़ने आए हैं, एवरेज करंट।
उस दिन जो बातें बताए थे सेम आज भी वही बातें बताएंगे। द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोज टू द टोटल elapsed टाइम इज कॉल्ड एवरेज करेंट। किसी वायर कंडक्टर से जितना चार्ज फ्लो हुआ है उस चार्ज में खर्च हुए टाइम से आप डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वही होता है एवरेज करंट। कभी धीरे पास किया कभी तेजी से पास किया उससे मतलब नहीं है, टोटल टाइम, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। 1 घंटा में 50 कूलम पास किया तो 50 कूलम में 1 घंटा से डिवाइड करेंगे, दैट इज एवरेज। ठीक है, तो यहां पर कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्टली लिख देते हैं। बाई डिफिनीशन ऑफ एवरेज करंट आई ए भी, या ऐसे भी लिखते हैं आई ओवर बार मार्क। एवरेज का यह दोनों सिंबल है, ये बराबर होता है टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। एवरेज करंट आप कहीं भी निकालिएगा ना तो यही। चलिए, इक्वेशन तो हम लोग यह लाए कहां से, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, लेकिन आज हम लोग को निकालना है अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में एवरेज करंट। एवरेज करंट आप तभी निकाल पाइएगा जब आपको चार्ज निकालने आएगा। ठीक है, अब चार्ज कैसे निकलता है इसके बारे में भी करंट चैप्टर में पढ़ाए थे, वह भी हम आपको याद दिलाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, ये हेडिंग नहीं दिए हैं, हम आपको याद दिलाएं। चार्ज का कैलकुलेशन करंट के टर्म में दो तरह से किया जाता है, एक एवरेज, एक उस करंट के लिए जो कांस्टेंट है और दूसरा उस करंट के लिए जो वेरिएबल है। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ करंट, ऐसा हेडिंग देकर के आपको पढ़ाया गया था। तो वहां पर हम लोग ऐसे पढ़ते थे, और कांस्टेंट करंट और दूसरा फॉर वेरिएबल करंट। आप लोग को तो याद होगा नहीं, इसीलिए हमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी चार्ज का वैल्यू निकालने का समय नहीं है, क्योंकि शुरू से अभी तक चार्ज तो पढ़ रहे हैं। अब कितना चार्ज पढ़िएगा, अब यूज करने का समय है। कांस्टेंट करंट के केस में चार्ज क्यू बराबर होता है करंट इनटू टाइम के। वेरिएबल करंट के केस में चार्ज क्यू बराबर होता है इंटीग्रेशन आई डी टी के। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। अब वेरिएबल करंट में एक और बातें बताए थे, द एरिया अंडर, सुन के मत रह जाइए, आज क्लास खत्म होने के बाद करंट चैप्टर का शुरुआत का 10 पेज आप पढ़िए, देखिएगा ये सब कितना अच्छा से, और कई दिन समय खर्च करके हम लोग पढ़ाई किए थे। ऐसे ही हम लोग समय बर्बाद करके इतना नहीं, यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, समय का भरपूर सदुपयोग करते हुए पहुंचे हैं। वॉल्यूम 1 पढ़ाने में इतना बड़ा समय इसी कारण सबसे लगता है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, करने को बहुत कुछ है, हम लोग करना नहीं चाहते। देखिएगा ये बताया गया है, द एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक चार्ज। द एरिया अंडर आईटी कर्व इज इक्वल टू चार्ज। ठीक है, आपको आज मीन वैल्यू पढ़ना है, एसी करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज करंट का इक्वेशन कहता है कि यह बराबर होता है टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। यहीं से देखिए हम लिखने जा रहे हैं, देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इसी को मीन वैल्यू भी कहते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी
यही लिखिएगा, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। आप हमको यह बताइए कि आपको टोटल चार्ज निकालना है, एसी करंट का मीन वैल्यू निकालने आए हैं, ये टोटल चार्ज हमको यहाँ पुट करना है। आप बताइए यह इक्वेशन यूज करिएगा फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? सेकेंड वाला यूज होगा। क्यों सेकेंड वाला होगा? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल करंट होता है। यहीं पर देखिए टोटल चार्ज हट रहा है, इसके जगह पर अब हम यह लिखने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन आई डी टी, और नीचे में टाइम को ऐसे लिखेंगे डी टी। अब जितना टाइम का निकालना होगा, 5 सेकेंड का रहेगा तो 0 से 5, यहां भी 0 से 5, 50 सेकेंड का रहेगा तो 0 से 50 यहां भी और यहां भी। तो एसी करंट का मीन वैल्यू आप निकालेंगे तो यही होगा। नेक्स्ट, इस इक्वेशन में जो आप आई लिखे हैं यह एसी करंट है, वेयर यह जो आई आप लिखे हैं दिस इज एसी, और एसी को हम लोग हमेशा साइन और कोसाइन फंक्शन में लिखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको इसमें आप रख दीजिए। यहीं से मीन वैल्यू आप निकालिएगा, इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो एसी करंट का हम लोग मीन वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। तो अभी तो इक्वेशन बताए हैं, अब वैल्यू निकालना है। यहां तक लिखिए, अब वैल्यू निकालते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू कैसे निकलेगा, रूल सब तो पढ़ लिए। ऐसे ही क्यों निकलेगा ये भी बताए हैं, क्योंकि आई वेरिएबल करंट है, पीरियोडिक करंट है। यहाँ जो आई लिखे हैं वह एसी करंट है, और एसी करंट आपके सामने है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई हट गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी आया। अब चलिए मीन वैल्यू निकालने चलते हैं। अभी अभी पढ़े हैं एसी करंट में 1 साइकिल होता है, 1 साइकिल में 2 हाफ साइकिल भी होते हैं, सबके लिए अलग अलग पढ़ाई होता है। सबसे पहले हम लोग 1 साइकिल का मीन वैल्यू निकालने आ गए। मीन वैल्यू ऑफ एसी फॉर 1 साइकिल, तो 1 साइकिल कहते किसको है वो पहले लिखिए। 1 साइकिल अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, इसका मतलब होता है 0 से टी टाइम, जहां पर टी टाइम पीरियड है। बस यह इक्वेशन वहां ले चलिए, रख दीजिए। यहीं से देयरफॉर मीन वैल्यू बराबर इंटीग्रेशन, यहां 0 से टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और नीचे भी वही इंटीग्रेशन डी टी 0 से टी। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करने में तो हम लोग माहिर हैं, इंटीग्रेशन करना है।
साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ओमेगा टी, और नीचे भी आ जाएगा ओमेगा, यहां पर 0 यहां पर टी। इस ओमेगा को बाहर निकाल देते हैं और इस माइनस को प्लस बना देते हैं। यहीं से आई मीन आई नॉट बाई, नीचे आ गया ओमेगा टी, और इसमें देखिए ये माइनस हटा दिए हैं कॉस ओमेगा टी। माइनस जब हटता है तो लिमिट चेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 0 और टी। यहीं से आई का मीन वैल्यू आई नॉट ओमेगा टी, अब वैल्यू पुट करना है। टी 0 रखिएगा तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस ओमेगा और टी लिख दिए। हाँ, तो यहाँ के बाद बढ़ना, इस ओमेगा टी को समझिए। ये जो आप लिखे हैं वेयर, ये जो लिखा हुआ है ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए 2 पाई बाई टी आई इंटू टी। ये छोटा टी का वैल्यू 0 रखे तो कॉस 0 डिग्री, छोटा टी का वैल्यू जब कैपिटल टी रखे तो ओमेगा टी आया है। ओमेगा टी को सोल्व करते हैं तो यही आता है, और यह बराबर हो जाएगा 2 पाई, यानी यहाँ जो ओमेगा टी है ना, यह भी 2 पाई है। यहीं पर लिख दीजिए मीन वैल्यू आई नॉट बाई ओमेगा टी, और इसमें आ गया कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 2 पाई। आपको बता देते हैं कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 2 पाई भी 1 होता है। यहीं से आई नॉट बाई ओमेगा टी, और इसमें रखेंगे 1 माइनस 1, और यहीं से मीन वैल्यू आपका 0 आ गया। अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू एक साइकिल में 0 होता है। यहीं पर लिखेंगे सिमिलरली मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज in one cycle will be 0. तो अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू एक साइकिल में 0 होता है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी 0 आएगा। तो करंट का भी मीन वैल्यू 0, वोल्टेज का भी 0। यह कैलकुलेशन आप एक साइकिल का कर रहे थे, अब हाफ साइकिल का। सारा रूल यही रहेगा, सिर्फ लिमिट में वैल्यू बदल जाएगा।
अब एसी करंट का मीन वैल्यू हम लोग निकालने आए हैं हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल दो तरह का होता है, प्लस हाफ साइकिल और माइनस हाफ साइकिल। तो अभी प्लस हाफ साइकिल लिए हैं। प्लस हाफ साइकिल का मतलब होता है टाइम का वैल्यू 0 से t/2। इक्वेशन आपको पता है, पुट कर दीजिए। आई का मीन वैल्यू प्लस साइकिल के लिए बराबर होगा इंटीग्रेशन I0 साइन ओमेगा टी डी टी, नीचे भी इंटीग्रेशन डी टी। अब इस बार टाइम कितना लेना है सो आप देख रहे हैं, 0 से t/2। यहां भी लेना है 0 से t/2। हम यह इंटीग्रेशन डेरिवेशन करने नहीं जा रहे हैं, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। इसको इंटीग्रेट करिएगा, आपको एक रिजल्ट मिलता है। यहीं पर लिखते हैं बाय सोल्विंग, ये जो मीन वैल्यू है यह बराबर होता है 2I0/π के। सिमिलरली EMF का भी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो यह बराबर होगा 2E0/π के। अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू पूरे साइकिल में 0 होता है, लेकिन हाफ साइकिल में वैल्यू होता है और वह बराबर है 2I0/π के। यह वैल्यू इसको सोल्व करने से आ जाता है। इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताए हैं, इसीलिए यहां के बाद वाला स्टेप नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा। ये था पॉजिटिव हाफ साइकिल। जिस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल का आप निकाले हैं, निगेटिव हाफ साइकिल का भी वैसे ही निकलता है। मीन वैल्यू ऑफ AC फॉर माइनस हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल का मतलब हम लोग जानते हैं माइनस हाफ साइकिल। टाइम कहां से कहां लेते हैं, कहां से कहां, आज ही बताए हैं t/2 से लेकर t तक। अब मीन वैल्यू निकालने का इक्वेशन यही है, यहीं से देखिए। I का मीन वैल्यू माइनस साइकिल के लिए इंटीग्रेशन I0 साइन ओमेगा टी डी टी, यहां पर लिखेंगे t/2 और ऊपर में t बाई इंटीग्रेशन डी टी। यहां पर लिखना है t/2 और ऊपर में t। दोनों में कहां अंतर है सो देख लीजिए। प्लस हाफ साइकिल में 0 से t/2 जाना है, माइनस हाफ साइकिल में t/2 से t जाना है। यहीं पर अंतर है, बाकी सब वही है। बाय सोल्विंग, माइनस हाफ साइकिल का भी मीन वैल्यू उतना ही आता है, -2I0/π। आप सब लोग अपने से करके इसको देखिएगा यह आता है कि नहीं, निश्चित आएगा। सिमिलरली EMF का भी मीन वैल्यू माइनस हाफ साइकिल के लिए यही आएगा 2E0/π।